नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला शाग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया से। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक होगा किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट यूनिट 3 में पढ़ाया जाता है। किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पूछा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। अनुक्रम में आप देख रहे हैं परिभाषाएं, वृद्धि एवं विकास, विकास के प्रकार और फिर प्रभावित करने वाले कारक जो कि वंशानुक्रम, वातावरण और अन्य कारक होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करने के पूर्व हमको उस वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, विकास कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तभी हम वृद्धि एवं विकास के प्रभावक कारक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। किशोर अवस्था का परिचय और कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करूंगी। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में कहा कि पूरे जीवन काल की सबसे संघर्ष और तनावपूर्ण अवस्था है। स्टैनले हॉल इसको संघर्ष और तनावपूर्ण अवस्था क्यों मानते हैं? तो उनका जो कहना है कि माता पिता, मतलब मैं अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि उन या अन्य मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है कि माता पिता, परिवार, मित्रगण, समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं बच्चों से, किशोरों से। स्कूल कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त करने की अपेक्षा, जीवन के रास्ते की चुनौती, यदि वो अवस्था में जबकि किशोर बालक है या बालिका है, अपने जो लक्ष्य हैं उनको चयनित करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। किशोर के लिए बहुत ही भावनात्मक विषय होता है। कई बार वह परिवार की इच्छाओं के विपरीत भी हो सकता है, जिसके कारण कि उसके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों के चलते मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण अवस्था माना है। किल पैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन की अन्य अवस्थाओं में सबसे कठिन अवस्था है। काल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था में बच्चे अपने से बड़ों को अपने मार्ग में बाधा डालने वाले मानते हैं। रास के अनुसार भी किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार से परिभाषित किया है मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को। अब वृद्धि किसे कहते हैं? तो शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना आदि वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। और निश्चित वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। प्रत्येक अवस्था में इसकी गति समान नहीं होती है। वृद्धि को संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार से विकास मनुष्य के आकार, लंबाई, वजन के साथ गुणों में परिवर्तन का विकास कहा जाता है। समग्र दृष्टि से जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है। विकास सिर से पैर की ओर निरंतर निश्चित पद्धति से होता है। विकास में वृद्धि समाहित होती है और सभी प्रकार, मतलब विकास में वृद्धि समाहित होती है। किशोरावस्था में विकास एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका प्रमुख अंग है बाल विकास एवं वृद्धि को माना जाता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो भ्रूणावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें सदैव प्रगतिशील एवं सकारात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। विकास के अंतर्गत नए तरीके, नियमों, विशेषताओं के बारे में सीखा जाता है।
जैसे व्यवहार संबंधी कौशलों का विकास, जिसमें तर्क सोच के माध्यम से व्यवहार प्रकट करना होता है। अब हम विकास क्या होता है इसको संक्षेप में मैं चर्चा करूंगी कि विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास आते हैं। शारीरिक विकास, जिसमें लंबाई, वजन का बढ़ना आदि आता है। गत्यात्मक विकास, इसके अंतर्गत आपसी संतुलन एवं तालमेल आता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मानसिक विकास आता है। भाषात्मक विकास के अंतर्गत भाषाओं को सीखना आता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के लोगों के साथ तालमेल बिठाना व व्यक्तियों का प्रभाव आता है। और नैतिक विकास के अंतर्गत बालक में सही व गलत के विभेद क्षमताओं का विकास आता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत समस्त प्रकार के संवेग, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि के विकास आते हैं। व्यावसायिक विकास के अंतर्गत जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। तो ये समस्त विकास के बारे में तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम, वातावरण और अन्य कारक के अंतर्गत आते हैं बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पोषाहार, बीमारी और चोट, लिंग भेद आदि। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में कि बालक जो है, बालक एवं किशोर की वृद्धि विकास को वंशानुक्रम निर्धारित करता है कि बालक कैसा होगा, शारीरिक और मानसिक गुण उसके कैसे होंगे। वंशानुक्रम बीज कोशों का वितरण करता है। बीज कोशों के कारण ही बालक में माता पिता के वंशजों के गुण व शारीरिक विशेषताएं आ जाती हैं। यही अनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इसी को हम कहते हैं कि जीन्स का प्रभाव या जीन्स के लक्षणों का परिलक्षित होना, दिखाई देना। अब हम वातावरण पर चर्चा करेंगे। वातावरण में आप देखिए कि दो प्रकार के वातावरण होते हैं। इसमें हम जो वातावरण है इसको दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जन्म के पूर्व का वातावरण और जन्म के पश्चात का वातावरण। जन्म के पूर्व का वातावरण अर्थात गर्भावस्था का वातावरण, कि गर्भावस्था में का वातावरण जो है वो प्रभावित करता है। और जन्म के पश्चात का वातावरण मतलब जन्म के पश्चात के वातावरण में आएगा माँ का आहार, माँ का स्वास्थ्य, माँ के मद्यपान व धूम्रपान की आदतें, माँ की संवेगात्मक अनुभूतियां, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए जन्म के पूर्व का वातावरण। तो जन्म के पूर्व का वातावरण यानी कि गर्भावस्था का वातावरण, जबकि बच्चा जो है गर्भ में आता है तो उसका विकास जो है वो प्रभावित कर सकता है माँ का आहार, कि माँ ने किस प्रकार का आहार लिया गर्भावस्था में। अगर उसकी माँ अच्छा आहार ले रही है, संतुलित आहार ले रही है, पौष्टिक आहार ले रही है, उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, खनिज तत्व के साथ में पानी, जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है सभी का वह संतुलित मात्रा में सेवन कर रही है, तो उसे शारीरिक रूप से मतलब अच्छा आहार मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर मान लो माँ अच्छा आहार नहीं लेगी तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, वह कुपोषित होगी। यदि उसे पोषण सही नहीं प्राप्त होगा तो उसके शिशु का पोषण प्रभावित होगा, क्योंकि माँ के जो शिशु है उस प्लेसेंटा के माध्यम से ही अपना आहार लेता है। और यदि माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर माँ किसी बीमारी से पीड़ित है तो हो सकता है बच्चे को भी वह बीमारी आनुवंशिक रूप से भी प्राप्त हो सकती है। अगर माँ को ट्यूबरकुलोसिस है, माँ को एड्स है या अन्य कोई संक्रामक बीमारी है तो बालक को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर माँ
कुपोषित है या माँ सही प्रकार से आहार नहीं ले रही है या अन्य किसी बीमारी से तात्कालिक रूप में बीच बीच में प्रभावित होती है, तो उसका भी बच्चे के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह माँ के गर्भ में रहता है। माँ की मद्यपान एवं धूम्रपान की आदतें। यदि माँ लगातार मद्यपान और धूम्रपान करती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे पर भी उसका प्रभाव होगा। बच्चे के मानसिक विकास में रुकावटें हो सकती हैं, बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है, और बहुत अधिक अगर वो ड्रग्स वगैरह भी लेती है, तो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड और हैंडीकैप्ड भी हो सकता है। माँ की जन्म ले सकता है। माँ की संवेगात्मक अनुभूतियां कभी बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कि माँ की संवेगात्मक अनुभूतियां किस प्रकार की हैं। माँ यदि बच्चे के जन्म को पर गर्भधारण की अवस्था को लेकर बहुत प्रसन्न है, खुश है, परिवारजन बहुत खुश है, उसका स्वागत करने के लिए तत्पर है, तो माँ की मानसिक अवस्था जो है उसका प्रभाव बालक के विकास पर अच्छा पड़ता है। यदि माँ दुखी है, माँ को परिवारजन वाले खुश नहीं रखते हैं या परिवार की स्थितियां इस प्रकार की नहीं है कि माँ खुश रहे, तो ऐसी स्थिति में भी माँ की जो संवेगात्मक अनुभूति है उससे बच्चे का बालक का वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होगा। ये तो हुई हमारे जन्म के पूर्व की अवस्था या जन्म के पूर्व का वातावरण, जिसका की प्रभाव जन्म के पूर्व गर्भावस्था में माँ ने जो किया है उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, चाहे उसका आहार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उसकी आदतें हो, चाहे संवेगात्मक अनुभूतियां हो, सबका प्रभाव जो है शिशु पर पड़ता है। अब हम जन्म के पश्चात के वातावरण पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वह वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। जन्म के पश्चात के वातावरण में आप देखेंगे कि हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में पृथ्वी, जीव जंतु, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु और भौतिक परिस्थितियां, हवा, पेड़ पौधे, भोजन, घर आदि सभी का प्रभाव जो है कुल मिलाकर प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है, और इसका प्रभाव जो है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए कि एक भारत में जन्म लेने वाला बच्चा, एक अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा या विदेशी बच्चे को हम पहचान लेते हैं कि ये अमुक जगह का है या अमुक जगह का नागरिक है, तो वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उसकी कद काठी पर प्रभाव पड़ता है, वो उस तरह से दिखाई देता है। और जहां तक सवाल है कि जलवायु का, तो जलवायु का भी बहुत प्रभाव होता है, कद काठी पर उसका देखने में आता है। फिर सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से घर का वातावरण है। अगर घर का वातावरण, ये तीन फैक्टर हैं, घर का, शैक्षिक और सामुदायिक विकास। तो घर का वातावरण में बालक के माता पिता किस प्रकार के हैं, भाई बहन किस प्रकार के हैं, परिवार के अन्य सदस्य, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, इन सभी बातों का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। खास करके पेरेंट्स के अभिवृत्तियों का, घर का जो वातावरण है उसमें बालक के वृद्धि और विकास पर प्रभावित करने वाले एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको कि ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो समझ नहीं पाते हैं, और लेकिन बाद में फिर पछताते हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बहुत से संरक्षक जो होते हैं वो अति संरक्षण प्रदान करते हैं अभिभावकों को, और अति संरक्षण अगर प्रदान करते हैं तो ऐसे में बच्चे में अति आश्रितता के लक्षण जो है वो विकसित हो जाते हैं, और अति आश्रितता के लक्षण विकसित होने के कारण बच्चे जो है शीघ्र परेशान होने लगते हैं, उत्तेजित होना, बेचैन होना होने लगते हैं,
उनकी ऐसी स्थिति में उनमें योग्यता जो है वो कम देखने में आती है। कुछ अन्य लक्षण भी इस स्थिति में विकसित होते हैं कि उन्हें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता है, दूसरों से शीघ्र प्रभावित होने लग जाते हैं, दूसरों पर अधिक आश्रित होना, अपनी आलोचना के प्रति ऐसे बच्चे बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं तो बालकों में यह लक्षण देखने में आते हैं, और निश्चित ही इस प्रकार के जब लक्षण देखने में आते हैं तो उनका जो विकास है वह प्रभावित हो सकता है घर के वातावरण में इन पेरेंट्स के इन एटीट्यूड्स के कारण। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक छूट देने वाले होते हैं, बच्चों के प्रति अधिक जो है सहनशील होते हैं, तो भी बच्चे जो है नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। ऐसे बच्चे के व्यक्तित्व में देखने में आता है कि वह कहना न मानने वाले, अनुत्तरदायित्वपूर्ण हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, लापरवाह वाले गुण उनमें आ सकते हैं। तो संरक्षकों का कहना न मानने वाले हो सकते हैं, तो भी पारिवारिक संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि और इससे उनके वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होते हैं। कुछ संरक्षक जो होते हैं वो बहुत तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनकी अभिवृत्ति तिरस्कार करने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के आत्मसम्मान पर आघात पहुंचता है। बच्चे निकली ने अपने अध्ययन में पाया कि जो बच्चों का तिरस्कार करते हैं अभिभावक, पेरेंट्स घर में, तो कुंठा, असहायता की भावना, कुसमायोजन, समाज विरोधी व्यवहार, आक्रामकता, निर्दयता, झूठ बोलने की आदत, ध्यान आकर्षित करने संबंधी क्रियाएं, अधिक दिखावा करने के लक्षण, ये सभी चीजें जो हैं ये तिरस्कार पूर्ण व्यवहार के कारण देखने में आती हैं, जिससे बच्चे की बालक की वृद्धि एवं विकास जो है, किशोरों की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित हो सकता है। कुछ संरक्षक होते हैं बहुत अधिक प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति रखते हैं, तो कुछ संरक्षक जो है अधिक नियंत्रण से बच्चों को रखते हैं, तो ऐसे में वो बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उसके कारण भी किशोर अधिक शर्मीले, हीन भावना वाले, शीघ्र भ्रमित हो जाने वाले अभिवृत्ति जो है उनमें देखने में आती है। तो इस प्रकार से इन अभिवृत्तियों का प्रभाव जो है वो बालकों के विकास पर निश्चित रूप से देखने में आता है। अध्ययनों में देखा पाया, निकली ने भी या अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन में पाया कि घर के वातावरण में पक्षपातपूर्ण व्यवहार यदि मान लो अभिभावक करते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स जिन बच्चों की अच्छी आदतें होती हैं उनको वे पसंद करते हैं, जो रोज स्कूल नियमित रूप से जाते हैं उन्हें पसंद करते हैं, जो अधिक लोकप्रिय होते हैं माता पिता उनका पक्ष ज्यादा लेते हैं, या फिर किसी बालक को कोई शारीरिक दोष हो, कोई विशिष्ट बालक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली रिटार्डेड है, तो उनका भी बहुत पक्ष लेते हैं। तो अभिभावकों की इस पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति के कारण भी बच्चे जो हैं वो उनका समायोजन परिवार में, घर में, समाज में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और उससे उनका वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होता है। अभिभावकों की अनुकूल अभिवृत्ति देखें हम तो जहां पर होती हैं, जिन घरों में अनुकूल अभिवृत्तियां देखने में आती हैं, वहां के घर का परिवार का वातावरण अच्छा होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे परिवारजन आनंद से रहते हैं, उनमें मित्रता के भाव होते हैं, सहयोग के भाव होते हैं, संरचनात्मकता के लक्षण देखने में आते हैं। इस प्रकार से घर का वातावरण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए पेरेंट्स से के लिए भी मेरा संदेश होगा, जो कोई इस वीडियो को देखेंगे, कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो प्रजातंत्रात्मक विधि से करें, उनकी सलाह लें, उन्हें सम्मान दें और घर के वातावरण को सुंदर पवित्र बनाकर रखें, जिससे कि आने वाले जो हमारे भावी कर्णधार हैं उनका वृद्धि एवं विकास सही दिशा में प्रशस्त हो सके। शैक्षिक वातावरण जहां तक सवाल है,
जिस तरह घर का वातावरण प्रभावित करता है, उसी तरह शिक्षक स्कूल के अध्यापकों के एटीट्यूड, अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अभिभावकों की अभिवृत्ति भी बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। सहपाठी कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो किस परिवार से आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके परिवारजन कैसे हैं, परिवारजन का व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, इन सब का प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है। और अलग अलग घर से आने वाले बच्चों का जो है घर का माहौल अलग अलग तरीके का होता है। तो वो सब कुल मिलाकर एक स्कूल का वातावरण तैयार होता है। तो निश्चित रूप से परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो स्कूल के जो भी सहपाठी हैं वो सब अच्छे विचारधारा के, अच्छे चरित्र वाले, अच्छे व्यवहार वाले होंगे, तो स्कूल का शैक्षिक वातावरण भी अच्छा बनेगा। तो घर का वातावरण शैक्षिक वातावरण बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमको शैक्षिक घर का वातावरण और शैक्षिक को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि शैक्षिक वातावरण भी बहुत अच्छा बन सके। अब बात आती है सामुदायिक वातावरण की। तो जब घर का वातावरण अच्छा होगा, स्कूल का वातावरण अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से समाज का वातावरण भी अच्छा बनेगा। और संपूर्ण समाज, उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, समाज में रहने वाले लोगों का चरित्र कैसा है, इन सब का प्रभाव जो है बालकों के वृद्धि एवं विकास पर, बालिकाओं के वृद्धि एवं विकास पर, उनके शारीरिक विकास, उनके मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संपूर्ण वृद्धि विकास पर पड़ता है। इसलिए हमको घर का, शैक्षिक और समुदाय के हर तरह के वातावरण को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समाज को या हमारे राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक की खेप दे सके। अन्य कारक के अंतर्गत बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पोषाहार, रोग और चोट, लिंग भेद, ये कारक हैं, 5 कारक जो कि प्रभावित करते हैं वृद्धि एवं विकास को। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। बुद्धि किस प्रकार से प्रभावित करती है, चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर देखा गया कि प्रखर बुद्धि वाले बच्चों का विकास, वृद्धि, शारीरिक विकास तीव्र होता है। वे मंद बुद्धि बालकों से पहले चलना व बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है, और अनुकरण से जब सीखता है तो जिन बच्चों का IQ ज्यादा होता है वो जल्दी सीख जाता है, और इस प्रकार से बौद्धिक क्षमता जो है वह उसको सहयोग प्रदान करती है। दूसरी चर्चा हम करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का प्रभाव जन्म के पूर्व और जन्म के बाद एवं जीवन भर उसकी विकासात्मक अवस्थाओं पर पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हड्डी के विकास में जो पैराथायराइड हार्मोन है, इसमें उपस्थित जो कैल्शियम है, यह सहयोग करता है किसके? हड्डियों के विकास में। और अगर इसकी कमी हो तो फिर हड्डियों का विकास जो है वो समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य हार्मोन का भी प्रभाव जो है वो वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। इसमें जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, तो यह भी बहुत प्रभावित करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि से जो स्त्राव है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो थाइमस तथा पिनियल ग्रंथियों से निकलने वाला स्त्राव होता है, यह भी शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। गोनेड्स के शीघ्र सक्रिय होने से बालकों में शीघ्र ही दाढ़ी और मूछें जो है वो निकल आती हैं, और लैंगिक परिपक्वता जो है उनकी समय से पहले आ जाती है। इस प्रकार से हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी एक प्रभावक फैक्टर के रूप में मानते हैं। अब चर्चा करेंगे हम पोषाहार की,
कि स्वास्थ्य शक्तिशाली शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार अति आवश्यक होता है। अगर हम पौष्टिक आहार जो है वो सामान्यतः निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों के भोजन में प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास कम होता है। अब हम पोषाहार के बारे में ये कहें कि निम्न आर्थिक स्थिति में ही अच्छा विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर निम्न आर्थिक स्थिति है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पोषक पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें कि अच्छा पोषण हम प्राप्त कर सकते हैं। उनका सेवन करके निम्न आर्थिक स्थिति में भी प्रचुर मात्रा में पोषण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि उच्च आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग में भी जहाँ पर कि आर्थिक कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनमें नॉलेज की कमी होती है, उन्हें पूरा पोषण आहार का ज्ञान नहीं होता है और वे खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम फास्ट फूड या फैशन के चक्कर में ऐसी चीजें खाते हैं या बच्चे माता पिता माँ अगर बोलती भी हैं तो कई बार ध्यान उनकी अवहेलना करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और अच्छा पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, तो उससे भी उनका शारीरिक विकास और वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है और जब शारीरिक विकास के साथ अन्य विकास भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमको माँ को चाहिए कि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के बाद की अवस्थाओं में भी उसके पोषण और आहार पर बहुत अधिक ध्यान दे, उसको अच्छा पौष्टिक भोजन खाने के लिए दे, संतुलित भोजन अवस्था के अनुसार उसे दे। अब चर्चा करेंगे बीमारियों की। विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। यदि मान लो कोई बच्चा किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी संक्रामक बीमारी के कारण लंबे समय से वो बिस्तर पे है, तो उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, अन्य कोई बीमारी हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो ऐसे बच्चे लंबी बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक विकास उसका प्रभावित हो सकता है। लंबी बीमारी के कारण बालक चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे में उनका संवेगात्मक अस्थिरता बढ़ जाती है और जबकि एक स्वस्थ बालक का विकास जो है वो सामान्य एवं समुचित ढंग से होता है। कई बार कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उससे भी बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं। दुर्घटना से और चोट से, इसमें बालक के मस्तिष्क या अन्य अंगों में कोई आघात हो जाए तो उससे भी विकास जो है और वृद्धि प्रभावित होने की संभावना हो सकती है। खासकर मानसिक विकास भी प्रभावित होने की संभावना होती है। अब चर्चा करेंगे हम लिंग भेद की। यदि परिवार में लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उनमें लिंग भेद के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब परिवार में या समाज में देखने में आता है कि जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो कार्यों के वितरण के आधार पर, सुविधाओं के वितरण के आधार पर किया जाता है, तो उनकी वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होता है और उससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, घर के क्षेत्र में देख लीजिए, अधिकार के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी प्रकार से भेदभाव माता पिता को नहीं करना चाहिए। अपने समस्त लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी को समान अवसर, समान सुविधा और समान कार्य का वितरण करके करना चाहिए, जिससे कि उनका वृद्धि एवं विकास अच्छी तरह से हो। थैंक यू। आशा है आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और यदि मान लो कोई आपको बच्चों आपको समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।